नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याख्या कैसे करें इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। और हिंदी साहित्य के दोनों ही प्रश्न पत्रों में 4 व्याख्याएं पूछी जाती हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 4 व्याख्याएं होती हैं। प्रत्येक का विकल्प होता है अथवा होता है, और अमूमन ये व्याख्या 8-8 नंबर की पूछी जाती है। इस तरह से 4 व्याख्याएं 32 अंक की दोनों पेपरों में पूछी जाती हैं। तो एक अच्छी व्याख्या लिखकर आप अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, ये विद्यार्थी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है, एक प्रश्न होता है। इसलिए इस विषय पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उसके लिए ये आवश्यक है कि जो भी व्याख्यायित या समीक्षा पद आपको आता है व्याख्या हेतु, तो उसको आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपने उस कवि और उस कवि या रचनाकार के बारे में जो आपको गद्य की पंक्तियाँ या पद्यावतरण दिया है, उसका आपका पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसकी जो मजमून है, उसकी विषय वस्तु है, उसका संदेश है, उसकी भाषा शैली पर आपकी पकड़ और आपकी पहचान, आपकी जानकारी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब आपके प्रश्न पत्र में व्याख्याएं आती हैं तो अपन व्याख्याएं कैसे करें। नंबर 1, हम व्याख्या के लिए सबसे पहले तो एक समय निर्धारित कर लें, क्योंकि हमें लगभग 1 घंटे में चारों व्याख्याओं को कर लेना चाहिए। तभी हम समय का मैनेजमेंट परीक्षा के दौरान कर सकते हैं। अब देखिए, व्याख्या अगर पद्य में आती है तब हम उसके व्याख्या 3 बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, हम प्रसंग देखते हैं किसी व्याख्या का, कि जो भी पंक्तियाँ गद्य की है तो गद्यावतरण या गद्यांश, पद्य की कविता है तो पद्यांश या पद्यावतरण या कवितांश, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि प्रस्तुत गद्यावतरण और पद्यावतरण हमारी जो भी आपकी कक्षा है, BA पाठ प्रथम, द्वितीय, तृतीय के पाठ्यक्रम में संकलित पुस्तक में भक्तिकाल या रीतिकाल के कवि की अमुक कविता से ये उद्धृत है। अब आपको 2 चीज़ें देखनी है कि एक तो आप उद्धृत शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, अवतरित शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, और लिया गया शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप उद्धृत शब्द का प्रयोग करें। फिर उसके बाद उस जो व्याख्या पूछी गई है, जो पंक्तियाँ, वो किस कवि की हैं, उस कवि की क्या विचारधारा है, किस युग का कवि है, किस खेमे का है, किस विचारधारा, किन प्रवृत्तियों को लेकर कविता लिखता है, उनका आप 2 पंक्तियों में उनका परिचय देकर जो व्याख्या में पूछा गया है उससे उनको संबंधित करेंगे कि ये अमुक कवि की कविता, इसमें ये बात को बताया गया है। ये आपको 3-4 पंक्तियों में 4-5 लाइनों में आपको प्रसंग दे देना होगा। फिर दूसरी बात आती है व्याख्या। व्याख्या को अंग्रेजी में एक्सप्लेन बोलते हैं। जब हम किसी पंक्तियों को समझाने के लिए उसको व्याख्यायित करते हैं, उसको एक तरह से उसका अर्थ खोल करके, उसको फैला करके हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम व्याख्या बोलते हैं। व्याख्या में हम जो भी हमें पंक्तियाँ हैं, चाहे गद्य की हैं चाहे पद्य की हैं, उन पंक्तियों के मर्म को समझ करके हम उसका विश्लेषण करते हैं। और हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे कविता की पंक्तियों में एक ऐसा अनुशासन होता है छंद का, अर्थ का, और मैं तो कई बार कहता हूँ कि कविता की पंक्तियाँ स्प्रिंग की तरह काव्य की पंक्तियाँ होती हैं, और व्याख्या में हम उस स्प्रिंग को फैला देते हैं, उसके दबाव को कम कर देते हैं, और उसे हम व्यापक अर्थ स्तरों पर फैलाते हैं, समझाते हैं, उसको विस्तृत करते हैं। और
जो भी पंक्तियाँ होंगी व्याख्या के लिए, हम उनको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी क्या प्रासंगिकता है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में उन पंक्तियों की क्या प्रासंगिकता है, समसामयिक प्रसंग में उन पंक्तियों की क्या प्रासंगिकता है, इस तरह से कई आयामों में हम उन पंक्तियों को व्याख्यायित कर सकते हैं, और जिससे हमारा जो व्याख्या होगी वो बड़ी विस्तृत होगी, अच्छी होगी। और साथ ही साथ हम व्याख्या के अंदर अगर हमने अन्य कवि रचनाकार पढ़े हैं तो उनके हवाले से भी हम उस अपनी बात को पुष्ट कर सकते हैं और उसको विस्तृत कर सकते हैं, विस्तृत ढंग से उसको समझा सकते हैं। अब तीसरा बिंदु आता है व्याख्या का, उसको हम परंपरागत तौर पर विशेष नाम से उसकी व्याख्या करते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जब आप पद्य की व्याख्या कर रहे हैं तब आप थोड़ा सा नवाचार करें। तीसरे बिंदु के लिए आप काव्य सौंदर्य बिंदु डालें और उस काव्य सौंदर्य के अंदर फिर जो कविता है, जो आपने व्याख्यायित पद है, उसके सारांश को लिखें, उसके विचारधारा को लिखें, उसमें रचनाकार ने किस चीज़ को हाईलाइट किया है, किसको वो मुखरित करना चाह रहा है, उस पर आप अपनी संक्षेप में उसको लिखें। इसके बाद आप जो भी व्याख्यायित पद है उसकी तुलना करें। क्या किसी अन्य कवि ने या किसी अन्य भाषा के कवि ने उससे मिलती जुलती, उसकी समानता में बात कही है, या हो सकता है ठीक उसके विपरीत किसी कवि ने कहा हो। तो आप, अगर आप अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं या आप संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं और जो आप व्याख्या कर रहे हैं वैसी ही बात किसी अन्य अंग्रेजी कवि ने कही हो, किसी संस्कृत के कवि ने या किसी श्लोक में बात आई हो, तो आप अपनी बात की पुष्टि समानता के लिए पुष्टि कर सकते हैं, असमानता के लिए भी आप उसकी पुष्टि में अपनी बात को रख सकते हैं। इसको अपन भाव साम्य कहते हैं कि उस तुलना करते हैं कि क्या किसी अन्य ने भी इस तरह की भावों की समानता किसी अन्य रचनाकार या किसी अन्य भाषा के कवि लेखकों में भी ऐसा मिलता है। नंबर 3 आता है कि हम अगर कविता की पंक्ति हैं तो हम उनमें अलंकारों को देख सकते हैं कि अलंकार सहज अलंकारों का प्रयोग हुआ है या ज़बरदस्ती या सायास अलंकारों का रचनाकार ने प्रयोग किया है, भावोत्कर्ष में अलंकार सहायक हैं या नहीं है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप काव्यगुण की पड़ताल कर सकते हैं कि इसमें प्रसाद गुण है या माधुर्य गुण है या ओज गुण है, किस तरह के गुण का इसमें इन व्याख्यायित पदों या पंक्तियों में समाहार हुआ है। इसके अलावा आप भाषा के स्तर पर पड़ताल करें कि भाषा किस तरह की है। जैसे कबीर के पदों का या साखियों का आप की व्याख्या कर रहे हैं तो कबीर सधुकड़ी भाषा में लिखते हैं, सूर के पदों का मूल्यांकन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं तो सूर ब्रज भाषा में लिखते हैं। आधुनिक किसी कवि की व्याख्या कर रहे हैं तो खड़ी बोली हिंदी में लिख रहा है, उसमें किस तरह के उसकी शब्द चयन है, वाक्य योजना है, शब्द भंडार कैसा है कि तत्सम शब्द हैं, तद्भव हैं या विदेशी शब्द हैं, इन शब्दों की हम पड़ताल कर सकते हैं। इस तरह से हम एक अच्छी व्याख्या करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जब आप गद्य की व्याख्या करें तो गद्य की व्याख्या में आप वही 3 बिंदुओं को आधार पर करेंगे। पहला प्रसंग होगा, दूसरा आप बिंदु व्याख्या होगा और तीसरा बिंदु गद्य में आप विशेष के स्थान पर साहित्यिक सौंदर्य शब्द का या साहित्यिक सौंदर्य के नाम से बिंदु डालेंगे और फिर आप वही व्याख्यायित पद के संदेश को लिखेंगे। भाव साम्य किसी अन्य रचनाकार ने लिखा उसको लिखेंगे। भाषा और शैली और वाक्य की बनावट बुनावट, इन सब का आप अच्छी तरह से समझ करके आप व्याख्या के अंतिम बिंदु, जिसको हम साहित्यिक सौंदर्य, कविता में काव्य सौंदर्य कहेंगे, उसके आधार पर आप उनको आप उस विशेष के बिंदु या काव्य सौंदर्य के वाले बिंदु में आप डालेंगे। इस तरह से एक अच्छी व्याख्या करके आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें व्याख्या सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है
और ये लगभग 32 या 40 अंक की व्याख्याएं आती हैं और साहित्य के विद्यार्थी का पेपर भी पूरा नहीं हो पाता है नियत समय के भीतर भी। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वो अपने समय का मैनेजमेंट करें और कम से कम 1 घंटे में आप अपनी चारों व्याख्याओं को समेट लें। और अगर आप व्याख्याओं का समय बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो अन्य प्रश्नों के लिए आपको जो 4 बड़े प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, टिप्पणी परक प्रश्न होंगे, उनमें से आपका समय कट जाएगा। तो मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूँ कि आप समय का मैनेजमेंट रख करके एक अच्छी व्याख्या समय के भीतर एक तैयारी के साथ आप पहले पढ़ेंगे, आपको कभी उनका पड़ताल भी करनी है और इस तरह से आप एक अच्छी व्याख्या लिख सकते हैं। कई बार विद्यार्थियों के सामने ये होता है कि उनको कवि का पता नहीं होता है, तो ऐसे समय में वो शॉर्टकट मेथड अपनाते हुए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए व्याख्या भी कर सकते हैं। उनकी अभी यहाँ हम अपन चर्चा नहीं करेंगे। धन्यवाद।